वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसमें हमने अपनी सारी थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था पहले ही 27 क्लास में, और जिसमें हमने 30 टॉपिक देखे थे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो अभी रह रहा था और बच्चे डिमांड भी कर रहे थे कि मैम वो टॉपिक और करा दीजिए, और इसी के साथ अब आपकी थ्योरी जो है ना वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। मतलब हमने जो 28 क्लासेस की हैं आज को लगाकर, ये आपकी पूरी सीटेट थ्योरी को कवर करती हैं, जिसमें हमने 31 टॉपिक को कवर किया गया है करा है। और इन्हीं 31 टॉपिक में से आपके जो 20 क्वेश्चन हैं कंटेंट के, वो आपको देखने को मिलेंगे। थ्योरी अगर आपने जिस तरह से मैंने पढ़ाई है डिटेल में, वो माइंड में अगर आपके अच्छे से सेट है तो क्वेश्चन कैसे भी घूम कर आ जाए आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो थ्योरी बिल्कुल माइंड में आपके फिक्स होनी चाहिए और सारे प्रीवियस ईयर बिल्कुल माइंड में होने चाहिए, और आप बहुत ही बेहतरीन जो है वो स्कोर करेंगे। तो आज ही हमारी थ्योरी की एक तरह से लास्ट क्लास है, जिसमें हम 6 क्लास का जो एनसीईआरटी का एक चैप्टर है बॉडी मूवमेंट, ये वाला टॉपिक देखने वाले हैं। क्योंकि सीटेट 2020 में यहाँ से एक क्वेश्चन बना था और पीछे भी 2-3 बार यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो इस टॉपिक को और कवर अप जो है आज की क्लास में हम कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले एनसीईआरटी में बात हुई है ह्यूमन बॉडी और उसमें होने वाले मूवमेंट की। देखिए, हम पढ़ते हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 206 बोन्स होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। तो क्या सारी हड्डियां बिल्कुल स्ट्रेट हैं ऊपर से लेके नीचे तक? अगर ऐसा होता तो आप हिल भी नहीं पाते, कोई भी मूवमेंट आप एक्टिविटी नहीं कर पाते। तो फिर किस तरह का होता है हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर? एक्चुअली में हमारी बॉडी में जो अलग अलग बोन्स होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और वो जुड़ने की वजह से क्या होता है, वो हमको एक मूवमेंट प्रदान करती हैं, और उसी की वजह से हम सारी एक्टिविटीज़ जो क्रियाएं होती हैं वो हम कर पाते हैं। और जब दो बोन आपस में जुड़ती हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं, संधि बोलते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में यही बात करी है कि आपने कभी सोचा है कि हम किस तरह से अपनी बॉडी को बैंड कर पाते हैं, रोटेट कर पाते हैं? तो वो ऐसा क्यों हो पा रहा है? वो ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारी जो अलग अलग बोन्स होती हैं वो आपस में जुड़ती हैं, और उसे ही हम क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं, हिंदी में संधि बोलते हैं। इसी जॉइंट की वजह से क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो मूव कर पाती है, और अलग अलग तरह की जो एक्टिविटी हैं, गतिविधियां हैं, वो हम कर पाते हैं। और हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार की संधियां होती हैं, अलग अलग टाइप के जॉइंट होते हैं। तो उन्हीं को हमको पढ़ना है। तो समझ में आया जॉइंट क्या है? जब दो हड्डियां आपस में मिलती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वो मिलने के बाद क्या हो जाती हैं, वो अलग अलग हैं लेकिन अभी भी क्या है, वो जुड़ गई हैं। तो वो ये वाली हड्डी और ये वाली हड्डी जो बोन है वो हिल पाएंगी, वो अलग अलग हिलती हैं, इधर उधर हो जाती हैं, और वही क्या करती हैं, फिर हमको मूवमेंट प्रदान करती हैं। और उन्हीं की वजह से हम अलग अलग एक्टिविटी कर पाते हैं। जैसे हम हाथ को ऊपर नीचे कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल फील होगा दो अलग अलग हड्डियां जो है वो आपस में जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से आप अपने हाथ को ऊपर नीचे कर पा रहे हैं। और वो क्या कहला रहा है, वो जो दो हड्डियां जुड़ी हुई हैं, जो दो बोन्स जुड़ी हुई हैं, वो आपका जॉइंट कहलाता है। तो एनसीईआरटी में सीधा बताया है ये। तो ये क्वेश्चन बन भी सकता है, व्हाट इज जॉइंट? तो आपको पता होना चाहिए कि जॉइंट अब क्या है। इसके बाद देखिए, हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के जॉइंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉल और सॉकेट जॉइंट की। इसको मैं इतना अच्छे से समझा दूंगी कि आप फिर कभी नहीं भूलेंगे कि बॉल और सॉकेट जॉइंट क्या होता है, कि किस तरह से दो बोन्स जुड़ती हैं और वो किस तरह का स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बनाती हैं, कि और किस तरह की मूवमेंट और एक्टिविटी हम कर पाते हैं। तो वो अलग अलग टाइप से हमने जॉइंट के अकॉर्डिंग बांट दिया गया है, कि जब हम पूरी मूवमेंट कर पाएंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरह के से घुमा पाएंगे, तो वो हमारा बॉल और सॉकेट जॉइंट है। तो अलग अलग तरह की मूवमेंट को अलग अलग जॉइंट के माध्यम से अलग अलग नाम दे दिया गया है। देखिए, यहाँ पर समझाने की कोशिश करी गई है कि हम क्या करेंगे। एक एनसीईआरटी में हमको पता ही होता है कि एक्टिविटीज़ के थ्रू सब कुछ बताते हैं। तो कागज़ का एक बेलन लेंगे, कागज़ का एक बेलन, यहाँ पर बोला कि एक पेपर का सिलेंडर है, वो आपकी आर्म की तरह, वो आपके हाथ की तरह काम कर रहा है। एक हम बॉल लेंगे, तो जो बॉल है ना वो क्या है, वो आपके हैंड का जो है वो एक सिरा है, एक एंड है। द बॉल इज इट एंड। एंड मतलब किसका? आपके हैंड का। अब ये जो हमने सिलेंडर फॉर्म में एक इस तरह से लिया है, इसको हम क्या करेंगे, बॉल के अंदर होल करके इसमें इसको फिक्स कर देंगे, धसा देंगे। और ये जो बॉल है ना, ये भी क्या करी गई है, एक कटोरी के माध्यम से क्या करा गया है, इस बॉल को भी इसके अंदर फिक्स कर दिया गया है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है बॉल और सॉकेट में, कि ये आपका हैंड होता है,
और ये हैंड का एक कोना होता है, एक सिरा होता है, और ये सिरा क्या होता है, शोल्डर के जो शोल्डर क्या है वो एक कटोरी की तरह है, उसमें जाके अंदर फिक्स हो जाता है। और उसमें क्या होगा, ये वाला हिस्सा जो है ये भी इधर उधर मूव करेगा। और ये जो आपके हाथ का एक सिरा है पूरा, ये जो इसके अंदर बाउल के अंदर कटोरी के अंदर धंस गया है, ये भी पूरे इसके अंदर जो बॉल है वो पूरी तरह से घूमेगी इस बाउल के अंदर, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो बाउल के अंदर ये जो बॉल है ये पूरा इसमें गोल गोल घूम सकती है, और ये हैंड जो है ये भी इधर उधर हो सकता है। और इस तरह का जो ज्वाइंट है वही आपका क्या कहलाता है, बॉल और सॉकेट ज्वाइंट कहलाता है। तो पूरा समझाया है कि पेपर सिलेंडर जो है वो आपका आर्म है, जो बॉल है इसमें जिसमें हमने सिलेंडर को फंसा दिया है वो आपका एक एंड है, और ये जो बॉल है वो बाउल जो कटोरी है उसके अंदर क्या करा गया है, इसको फिक्स कर दिया गया है। और वो जो बाउल है वो आपका शोल्डर है। और इस तरह का जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो हमको देखने को मिलता है क्या, बॉल और सॉकेट ज्वाइंट। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है, एक अस्थि का गेंद वाला गोला हिस्सा दूसरी अस्थि के कटोरी रूपी गुहिया में धंसा हुआ होता है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बॉल, जो हमने देखा था हमारे हाथ का जो राउंडेड एंड है वो क्या होता है, वो फिट होता है इनटू द कैविटी ऑफ अदर बोन, जो हमारी शोल्डर की अदर बोन है उसकी गुहिया में, उसकी कैविटी में जो है ये हमारा जो हाथ का हिस्सा है वो धंसा हुआ होता है। और यही आपका क्या है, बॉल और सॉकेट ज्वाइंट है। सच अ ज्वाइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बॉल और सॉकेट ज्वाइंट में आप ये डायरेक्शन देगा, मूवमेंट देगा आपको हर डायरेक्शन में। आप अपने हाथ को पूरा गोल घुमा सकते हैं, उल्टा पीछे आगे। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, वो बॉल और सॉकेट ज्वाइंट की वजह से ही हो रहा है। डायग्राम में आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से बॉडी के अंदर आपको देखिए, ये जो आपका हाथ है ये इस तरह से गोल की बॉल स्ट्रक्चर हो गई, और ये आपके शोल्डर बोन के अंदर जो है वो फिक्स हो गया। तो ये आपका बॉल और सॉकेट ज्वाइंट हो गया। और मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बॉल और सॉकेट ज्वाइंट हमको कहाँ देखने को मिलता है, तो जो हमारे शोल्डर होते हैं और जो हिप ज्वाइंट होते हैं उनमें हमको बॉल और सॉकेट ज्वाइंट जो है वो देखने मिलता है। और उन्हीं की वजह से हम अपने शोल्डर को और अपने हिप को जो है वो मूवमेंट जो है वो दे पाते हैं। तो उसके बाद अब हम अगला ज्वाइंट देखेंगे जो है आपका पाइवोटल ज्वाइंट, जिसे हम धुराग्र संधि बोलते हैं या फिर रोटेटरी ज्वाइंट भी बोलते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो आपकी गर्दन है और ऊपर वाला सिर है उसको आप ऊपर नीचे कर पाते हैं, और थोड़ा सा क्या कर पाते हैं, जैसे ऊपर और नीचे कर पाते हैं, और आप आधा इधर भी घुमा पाते हैं और आधा इधर भी घुमा पाते हैं। और इस तरह का जब भी मूवमेंट हो रहा है तो समझ जाइए वो किसकी बात कर रहा है, पाइवोटल ज्वाइंट की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देखेंगे कि इस तरह से ये पूरी एक बोन है, और ये इस तरह से देखिए ऐसे इसके अंदर ये इस तरह से फंस जाती है, जिसमें क्या होता है, ये देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इस तरह से, देखिए ये एक बोन है सिलेंडर की फॉर्म में, और ये कि देखिए इस तरह से, तो ये इसके अंदर इस तरह से फिक्स हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि ये ऊपर नीचे भी करता है और साइड में इधर भी और इधर भी। जैसे आप अपनी गर्दन है टेढ़ी इधर भी घुमा सकते हैं, और टेढ़ी गर्दन आप राइट में भी घुमा सकते हैं, और आप अपनी गर्दन को ऊपर भी कर सकते हैं नीचे भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा इस तरह का जो मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, वो आपका पाइवोटल ज्वाइंट की वजह से होता है। और ये हमको अपने हाथ में देखने को मिलता है, जो हमारी हाथ की हड्डियां होती हैं रेडियस और अल्ना, उनमें हमें इस तरह का मूवमेंट जो है वो देखने को मिलता है। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि इसी प्रकार का उदाहरण है। एनसीईआरटी में साफ साफ बोला गया है, द ज्वाइंट वेयर आर नेक ज्वाइंट द हेड इज अ पाइवोटल ज्वाइंट। सीधा एग्जाम में आपसे पूछ लेगा जो आपका नेक है और जो हेड है वो ज्वाइन करता है, वो कौन से ज्वाइंट की ज्वाइंट होता है, तो वो आपका पाइवोटल ज्वाइंट होता है, जिसमें आप ऊपर नीचे और आधा इधर की तरफ घुमा सकते हैं राइट की तरफ, और आधा लेफ्ट की तरफ घुमा सकते हैं। ठीक है, इसमें साफ साफ बताया गया है कि आगे पीछे और दाएं बाएं आप अपने सिर को घुमा सकते हैं। इसमें बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। इन पाइवोटल ज्वाइंट और सिलेंड्रिकल बोन, ये देखिए ये जो आपकी बोन है ये आपकी एक सिलेंड्रिकल बोन है जो रोटेट करती है किसमें, इनर रिंग। ये देखिए गोल आधा ये इस तरह से रिंग है, और इस रिंग के अंदर ये जो हमारी बोन है ये इसमें इधर उधर क्या करती है, रोटेट करती है। और यही है आपका पाइवोटल ज्वाइंट धुराग्र संधि। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। डायग्राम में आप देख सकते हैं, सीधा सा समझना है, ऊपर नीचे कर सकते हैं, और आधा आप सिलेंडर, क्योंकि आपका रिंग में इस तरह से ये फंसी हुई है तो आधा ये इधर भी घूमती है और आधा ये इधर भी घूम जाती है। जैसे गर्दन आपने देखा होगा, आपकी गर्दन आधी राइट की तरफ घूम जाती है और आधी लेफ्ट की तरफ घूम जाती है, तो ये आपका पाइवोटल ज्वाइंट होता है, धुराग्र संधि होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारा हाथ की रेडियस और अनना होती है, अगर पूछा जाए वहाँ पर कौन सा ज्वाइंट होता है तो वहाँ पर आपका पाइवोटल ज्वाइंट होता है। चलिए आगे देखते हैं।
हमारी बात हुई है हिंज ज्वाइंट की। हिंज देखे होंगे आपने, जो हमारे क्या कहते हैं दरवाजे में लगे हुए होते हैं। सबसे सिंपल ज्वाइंट होता है, जैसे आप देख सकते हैं एक ये बोन है और दूसरी बोन जो है वो इस तरह से इसमें लगी हुई है। तो ये वाली बोन जो है इधर भी मूव करेगी और इधर भी मूव करेगी। जैसे दरवाज़ा आपने देखा होगा, आप पीछे की तरफ खोल सकते हैं और आगे की तरफ खोल सकते हैं। तो इसी तरह का हमारी बॉडी में भी होता है। तो वो ज्वाइंट जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, हिंज ज्वाइंट कहलाते हैं। हिंज ज्वाइंट आर द टाइप ऑफ ज्वाइंट दैट फंक्शन मच लाइक द हिंज ऑन द डोर। जैसे डोर में होता है हिंज, सेम उसी तरह से आपके ये जो हैं वर्क करते हैं। अलाउइंग बोन्स टू मूव इन वन डायरेक्शन बैक एंड फ्रोथ विद लिमिटेड मोशन अलोंग अदर प्लेन। इसमें क्या होता है, बस आप बैक और फ्रोथ जैसे बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए, जैसे दरवाज़ा है ना जिसमें हम आगे पीछे जा सकते हैं, सेम उसी तरह से इसमें मूवमेंट होता है। हमारी जो फिंगर होती हैं, आप करके देखिएगा, जो हमारे टो होते हैं, हमारी जो एल्बो है, ये देखिए यहाँ पर आपने अपनी एल्बो को देखा होगा ना, आप ऊपर नीचे कर पाते हैं। जैसे तो दरवाज़ा होता है, ऊपर नीचे करके देखिए, पहले नीचे फिर ऊपर। तो इस तरह में क्या होता है, बस हम खाली उसको ऊपर नीचे कर पा रहे हैं, ऐसा थोड़ी पीछे को कर पा रहे हो। नहीं, दरवाज़ा एक तरफ से तो खुलता है आगे पीछे को। तो सेम इस तरह का ही हिंज ज्वाइंट होता है। ये हमें अपनी फिंगर में, टो में, एल्बो में, नी में और अपने एंकल में हमको ये देखने को मिलता है। तो ये हमको अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर एग्जाम में पूछ ले हमारी उंगलियों, पैर की उंगली, कोहनी, घुटने और टकने, ये देखिए टकने जो होते हैं, तो इनमें हमको कौन सा ज्वाइंट देखने को मिलता है, हमें हिंज ज्वाइंट देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा पैर को आपको एक बैंड कर सकते हैं और ऊपर कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है पीछे को भी बैंड कर सकते हैं, नहीं। तो वो हिंज ज्वाइंट की तरह होता है, बस दरवाजे की तरह आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक जो है बोन का हिस्सा फिक्स है, धसा हुआ है, दूसरा जो है वो उसमें क्या हो गया है, ज्वाइन हो गया है, और जिसकी वजह से ये जो है इधर उधर जो है मूव कर रहा है। तो ये है आपका हिंज ज्वाइन। उसके बाद नेक्स्ट ज्वाइन आता है आपका फिक्स ज्वाइन, जिसे हम अचल संधि बोलते हैं। तो एनसीईआरटी में तो इन चार के बारे में ही बताया, उसके अलावा भी एक दो हम और देख लेंगे। देखिए फिक्स ज्वाइंट जो होता है वो हमको देखने को मिलता है हमारे ऊपरी वाले जो जॉ होता है, जबड़ा होता है। आपने देखा होगा, आप मुंह को जब खोलेंगे तो आप नीचे वाले जॉ को, नीचे वाला जो जबड़ा होता है उसी को हिला पाते हैं, ऊपर वाले जॉ को आप नहीं हिला सकते। तो वो क्या है, वो फिक्स है। जैसे आपका स्कल है, खोपड़ी है, वो फिक्स है। तो इस तरह के जो फिक्स होते हैं, जो हिल नहीं सकते, वो आपके अचल संधि होती हैं, फिक्स ज्वाइंट होती हैं। देयर आर सम बोन इन आवर हैंड दैट आर ज्वाइंट टुगेदर एट सम ज्वाइंट। द बोन कैन नॉट मूव एट दीज ज्वाइंट, सच ज्वाइंट्स आर कॉल्ड फिक्स ज्वाइंट। ठीक है, देयर इज अ ज्वाइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज फिक्स्ड। देखिए यहाँ पर साफ साफ बोला गया है, ये अस्थियां इन संधियों द्वारा हिल नहीं सकती हैं, और ये जो ज्वाइंट होते हैं ये अचल संधि ही कहलाते हैं, जो आपके हिलेंगे नहीं। सिंपल सा बस आप यहाँ पर एग्जाम्पल ही याद रखिए, जो हमारा ऊपरी जबड़ा होता है, जो ऊपर वाला जॉ होता है, और जो हमारा कपाल का मध्य होता है, जो हमारा स्कल का मिडिल होता है, वो हिल नहीं सकता है। जैसे आप अपनी गर्दन तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन आप ऊपर का जो स्कल है, क्या वो हिला सकते हैं ब्रेन का? नहीं, वो नहीं हिला सकते आप। तो क्यों? क्योंकि उनमें जो दो बोन है वो बिल्कुल पूरी तरह से फिक्स हैं, वो हिल नहीं सकती। और इस तरह से जो दो बोन है आपस में जुड़ी हुई हैं और जो हिल नहीं सकती, तो वो वाला ज्वाइंट ही बन जाता है क्या, आपका अचल संधि, फिक्स ज्वाइंट। और बस एग्जाम्पल यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, एक आपका ऊपर वाला जॉ और एक आपका जो स्कल है, वो फिक्स ज्वाइंट के थ्रू ही क्या होते हैं, आपस में दो बोन जो है वहाँ पर जुड़ी हुई होती हैं। उसके बाद देखिए एक्स्ट्रा में हम देख लेते हैं, एनसीईआरटी में तो सिर्फ क्लास में नहीं बताया है, बट एक क्वेश्चन बना है एग्जाम में, तो हम आगे देख लेते हैं। दो टाइप की और ज्वाइंट होते हैं, एक होता है आपका सैडल ज्वाइंट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सैडल ज्वाइंट बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए जैसे जो हॉर्स के ऊपर इंसान बैठता है ना, वो बिल्कुल सैडल ज्वाइंट की तरह ही होता है, कि जैसे ये हॉर्स की नीचे की क्या है, बैठने की वो जो सीट है, और उसके ऊपर ये इंसान बैठ गया है। तो आपने देखा होगा उसमें जो इंसान होता है वो इधर 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 ऐसे ऐसे इस तरह की जो मूवमेंट होती है, जब हॉर्स के ऊपर इंसान बैठ जाता है, बिल्कुल वही वाली मूवमेंट जब हमें अपनी बॉडी में कहीं देखने को मिलेगी, तो वो क्या है, वो आपका सैडल ज्वाइंट है। और ये हमको एकमात्र अपने थंब में, बस सीधा सा याद रखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, थंब के अंदर जो थंब जो होता है, जो हमारा अंगूठा होता है, उसमें जो मूवमेंट होती है, आप देखिएगा जरा, थंब को हिलाकर हाथ से
खाली अपने थंब को हिलाकर देखेगा, ऊपर वाले हिस्से को नहीं, जो थंब आपका हाथ से जुड़ा हुआ है, जैसे ये तो आपका थंब है और ये आपका हाथ है, तो यहाँ से हिलाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे आप बिल्कुल उसी तरह से अपने हाथ को घुमा पाएंगे जैसे घोड़े के ऊपर बैठा हुआ इंसान घूमता है। तो वो क्या है, वो आपका सैडल ज्वाइन है। और बस इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, द थंब इज द ओनली बोन विद इन द फिजिकल बॉडी हैविंग अ सैडल ज्वाइंट। तो अगर थंब के बारे में पूछ लिया जाए, थंब और हाथ जो है वहाँ पर कौन से ज्वाइंट से जुड़े हुए होते हैं, तो आप याद रखेंगे वो सैडल ज्वाइंट होता है। उसके बाद आता है आपका ग्लाइडिंग ज्वाइंट। देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह से ग्लाइडिंग ज्वाइंट, जैसे यहाँ पर क्या करा है, एक पेपर है सपोज, है ना, इस पेपर के ऊपर ये हड्डी है और एक पेपर इस तरह से उसके ऊपर ये हड्डी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों प्लेन है, प्लेन प्लेन आपस में जुड़े हुए हैं। इनमें क्या होगा, ये प्लेन इधर को भी खिसक जाएगा, इधर को भी खिसक जाएगा, है ना, उसको हम इधर को भी खिसका सकते हैं, इधर को भी खिसका सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इस तरह से आपने देखा होगा ना, जैसे एक आप क्या करिए, दो कटोरी ले लीजिए, है ना, कटोरी को उल्टा कर लीजिए। तो ये कटोरी है, इनको हमने उल्टा कर लिया। अब इन दोनों कटोरी को उल्टा करके आप एक दूसरे के साथ जोड़िए और फिर आप देखेंगे तो दोनों जो कटोरी का प्लेन है ना, वो उनको इधर उधर हिला के देखेंगे, आगे पीछे इस तरह से हम उनको हिला सकते हैं। तो वही होता है आपका ग्लाइडिंग ज्वाइंट। जैसे ये देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये कटोरी का एक हिस्सा है गोल वाला और ये कटोरी का दूसरा हिस्सा है गोल वाला। इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया तो आप देखेंगे कटोरी को आप इधर भी कर पाएंगे, इधर भी कर पाएंगे, पीछे पीछे भी, आगे पीछे कर पाएंगे, गोल गोल घुमा भी पाएंगे। तो इस तरह के जब दो प्लेन वाले हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं तो वो होता है आपका क्या, वो होता है आपका ग्लाइडिंग ज्वाइन। और ये हमको अपने एंकल और रिस्ट में देखने को मिलता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लेन ज्वाइन, क्योंकि जो यहाँ पर दो प्लेन गोल गोल हैं वो हड्डियों के वो आपस में जुड़े हुए होते हैं और वो फिर क्या होते हैं, वो हिलते नहीं है, वो खिसकते हैं इधर उधर, क्योंकि वो गोल हैं आपस में चिपके हुए हैं। इस तरह से देखिए, ये देखिए इस तरह से गोले होंगे तो ये दोनों गोले क्या होंगे, आपस में इधर उधर, आगे पीछे, इधर इधर। देखिए यहाँ पे जैसे ऐसे, सॉरी, ये देखिए इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर इधर, यहाँ पर जैसे डायग्राम में दिख रहा है। तो इस तरह से हम इनको क्या करते हैं, खिसकाते हैं। तो इस तरह से होता है आपका ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट में क्या होता है, अलाउ द बोन टू ग्लाइड पास्ट वन अनदर इन एनी डायरेक्शन अलोंग द प्लेन ऑफ द ज्वाइंट, अप डाउन लेफ्ट राइट और डायगनल। हर तरह का आप दो कटोरी लीजिए, उल्टी कर लीजिए, उनको जोड़िए और उनको घुमाने की कोशिश कीजिए बिना हटाए। तो आप देखेंगे आप उनको इधर उधर, आगे पीछे, गोल गोल इस तरह से आपस में घुमा सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह का ज्वाइंट हमको देखने को मिलता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट में। थोड़ा सा मुझे लगता है, क्योंकि डायग्राम के थ्रू समझना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है फिर भी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बेसिकली आप ये याद रखिए कि ग्लाइडिंग ज्वाइंट हमको, प्लेन ज्वाइंट हम इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हर तरह की मूवमेंट हो जाती है, आप एनी डायरेक्शन में आगे पीछे, अप डाउन, डायगनली जो है इसमें वो घूम सकते हैं। बस आपको प्लेन ज्वाइन के बारे में पता होना चाहिए कि एग्जाम में पूछ ले प्लेन ज्वाइन किसे कहते हैं, तो वो हम ग्लाइडिंग ज्वाइन को ही कहते हैं। थंब वाला जो है, जैसे घोड़े के ऊपर बैठा हुआ होता है, वो आपका सैडल ज्वाइन होता है। बस इस तरह से याद रखेंगे। फिक्स ज्वाइन तो बता ही दिया, हिंज ज्वाइन बता दिया, दरवाजे वाला हो गया। पाइवोटल ज्वाइन आपको बताया, देखिए इस तरह से मैंने बताया। गर्दन वाला जो बताया वो बॉल और सॉकेट तो आपको अच्छे से समझा दिया। तो ये ज्वाइन थे जो आपको एनसीईआरटी में बताए हैं। अब चलिए आगे देखते हैं और क्या एनसीईआरटी में बताया है। देखिए इसके बाद एनसीईआरटी में बात हुई है कि स्केलेटन क्या होता है, कंकाल क्या होता है। ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी आल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू आवर बॉडी, और वही फ्रेमवर्क आपका स्केलेटन कहलाता है। हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, उनको, शरीर को एक सुंदर जो है वो आकृति वो प्रदान करती हैं, और वही जो ढांचा है वो एक फ्रेमवर्क का निर्माण कर देती हैं। और उसी ढांचे को, उसी फ्रेमवर्क को हम क्या बोलते हैं, कंकाल बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं। और ये जो स्केलेटन है वो आप किसके माध्यम से देख सकते हैं, एक्सरे जो है उसके थ्रू आपको जो अपने डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स हैं उनकी जो शेप है वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा एनसीईआरटी में बताया है कि आपकी चेस्ट बोन क्या होती है। देखिए ये आपकी जो आगे की है ये चेस्ट बोन है, और इसके पीछे ये जो नीचे दिख रही है ये आपकी बैक बोन है। इसमें क्या होता है, इस तरह से 12 जो है रिब्स जो हैं वो इस तरह से चेस्ट बोन या आगे की और पीछे की बैक बोन से जुड़ी हुई होती हैं, और एक ये कोन का आकार ले लेती हैं, और इसी को हम बोलते हैं क्या, रिब केज बोलते हैं। देखिए 12 पेयर ऑफ रिब्स, ये देखिए 1 2 3, इस तरह से ये 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं अलोंग विद बैकबोन। ये देखेंगे पीछे वाली जो दिख रही है ये बैकबोन है। मेक अ कोन शेप केज, ये कोन शेप का एक केज इस तरह से बना देती हैं, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं। विच प्रोटेक्ट द हार्ट, ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। दे ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। ये देखिए आगे वाली आपकी चेस्ट बोन है और ये पीछे वाली बैक बोन है, ये इन दोनों को क्या कर रही है, आपस में ज्वाइन कर रही है और एक कोन तरह का केज बना रही है, और इस केज को ही हम क्या बोलते हैं, रिब
रिब केज बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे रिब केज के बारे में। 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं जो हमारी बैकबोन और चेस्ट बोन को आपस में एक बॉक्स की फॉर्म में बनाकर जोड़ देती हैं और उसे ही हम रिब केज बोलते हैं। उसके अलावा एनसीईआरटी में बताया है कि बैकबोन क्या होती है, आपको पता है ये जो पीछे वाली आपकी हड्डी होती है, देखिए कुछ इस तरह से ये जो दे रखी है, ये है आपकी क्या, बैकबोन, जिसे हम हिंदी में मेरुदंड बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 33 स्मॉल, ये देखिए आपको छोटी छोटी दिख रही होंगी, 33 स्मॉल रिंग लाइक वर्टिब्रे ज्वाइंट एंड टू एंड। इसमें देखिए 33 जो है वर्टिब्रे जो है वो ज्वाइंट होती हैं आपकी पूरी बैकबोन में। इट फॉर्म अ होलो बोनी ट्यूब, ये एक होलो बोनी ट्यूब बना देती हैं और जो मेन नर्व कॉर्ड है वो इसी के थ्रू हमारी पास होती है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस बैकबोन क्या होती है इतना पता होना चाहिए। इसे हम वर्टिब्रे कॉलम भी बोलते हैं। 33 स्मॉल रिंग लाइक वर्टिब्रे जो हैं वो एंड टू एंड जुड़े हुए होते हैं, वही आपका क्या बना देती हैं, पूरा पीछे का जो स्ट्रक्चर है। बस याद रखेंगे जो नर्व कॉर्ड होती है वो इसी के थ्रू पास करती है और यही होता है आपका क्या, बैकबोन। उसके बाद देखते हैं एनसीईआरटी में किसकी बात हुई है, पेल्विक बोन क्या होती है। देखिए जो आपका पेट के नीचे वाला हिस्सा होता है, जो हिप वाला हिस्सा होता है जिसके थ्रू हम बैठ पाते हैं, तो ये उस वाले हिस्से की बात करें। देखिए पीछे देखिए ये हिप वाली हड्डियां हैं और ये तो फिर आपकी पैर वाली हड्डियां आ गई और ये देखिए ऊपर आपकी क्या चली गई, बैकबोन वाली जो हड्डी है वो जा रही है ऊपर वाली। तो ये वाला हिस्सा जो है, जो हिप वाला हिस्सा होता है जिसके थ्रू आप बैठते हैं, तो वो वाला हिस्सा क्या कहलाता है, वो वाला स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं उसको, हम उसको पेल्विक बोन बोलते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछी भी आ सकती है। दे एनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, जो हमारे स्टमक के नीचे वाला हिस्सा है उसको पूरा एनक्लोज कर कर रखती हैं। दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन, इसी की वजह से क्या होता है, ये वही पार्ट होता है जिसकी वजह से आप क्या होते हैं, बैठ पाते हैं। तो याद रखना यही स्ट्रक्चर जो है, जो हिप वाला नीचे वाला स्ट्रक्चर होता है, ये आपका पेल्विक बोन, पूरा जो स्ट्रक्चर है ये आपका पेल्विक बोन ही जो है वो कहलाता है। उसके बाद देखिए एनसीईआरटी में थोड़ा सा बताया स्कल के बारे में, जो हमारी खोपड़ी होती है ऊपर वाली स्कल होता है, उसमें कितनी बोन होती है एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, पर मैंने सब चीज़ें एक्स्ट्रा में ऐड कर दी हैं। जैसे पीछे बैकबोन के बारे में नहीं बताया एनसीईआरटी में कितनी जो होती हैं आपकी जो वर्टिब्रे कॉलम, वर्टिब्रे ज्वाइंट, जो वर्टिब्रे होती हैं छोटी छोटी वो ज्वाइंट होती हैं, वो कितनी होती हैं, वो 33 होती हैं, 33 होती है, उनके बारे में नहीं बताया। 12 पेयर के बारे में भी नहीं लिखा है, ये मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया क्योंकि ये पूछी जा सकती हैं। तो ऐसे ही स्कल जो होता है वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट बोन से मिलकर बना होता है, वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं और वो कितनी बोन होती हैं, वो आपकी 22 बोन होती हैं। इट एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी दैट इज ब्रेन, जो हमारा स्कल है, जो खोपड़ी है, वो किसको प्रोटेक्ट करती है, वो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जो बॉडी का है, क्या, वो ब्रेन, उसको प्रोटेक्ट करती हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय व्हाट, तो स्कल, स्कल जो है वो जो हड्डियाँ, मल्टीपल हड्डियों से जो मिलकर बना है आपका स्कल, खोपड़ी, वो आपका प्रोटेक्ट करता है किसे, ब्रेन को। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए इसके बाद 2 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं कि टेंडन क्या होता है और लिगामेंट क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैंने सीधा बता दिया, ये दो डिफरेंस के माध्यम से ही मैंने समझाने की कोशिश की है कि टेंडन क्या है और लिगामेंट क्या है। जो मेन डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि टेंडन जो है वो कनेक्ट करता है क्या, मसल्स टू बोन को। जब एक मसल आपकी हड्डी से जुड़ी हुई होगी, बोन से जुड़ी हुई होगी, तो वो क्या कहलाता है, वो टेंडन कहलाता है। और जब बोन से बोन जुड़ती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे। जब सीधा सा बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा और कुछ इसमें दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। जब मसल से बोन जुड़ी हुई होती है तो वो आपका टेंडन होता है और जब बोन से बोन जुड़ी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। अब मसल्स क्या होती हैं, पेशी क्या होती हैं, ये समझते हैं। मसल्स आर द पार्ट ऑफ बॉडी दैट हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट मूवमेंट, जो मूवमेंट होता है, आप अपने हाथ पैर को छूकर देखेंगे तो क्या आपको डायरेक्ट हड्डी छूने को मिलती है, नहीं, उसके ऊपर भी होती हैं क्या, मसल्स होती हैं, है ना। तो वो भी एक पार्ट होती है हमारी बॉडी का जो हमको प्रॉपर मूवमेंट प्रदान करने में मदद करती हैं। 2 मसल्स आर यूज्ड इन द मूवमेंट ऑफ बोन, एक बोन को मूव कराने के लिए 2 मसल्स का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है कि बोन का मूवमेंट कराने के लिए कितनी मसल्स की ज़रूरत होती है, तो 2 मसल्स की वहाँ पर ज़रूरत होती है। और आपको पता होना चाहिए मसल्स में खाली पुल होता है, पुश नहीं होता है। बहुत अभी देखिए बहुत इंटरनल डिटेल में नहीं जाना है, जो चीज़ें बोल रही हूँ बस वो आप याद कर लीजिए अभी के लिए, कि जो मसल्स होती हैं 2 मसल्स के थ्रू ही आपकी जो बोन है उसकी मूवमेंट हो पाती है। मसल्स में खाली पुल होता है, पुश नहीं होता।
ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। मसल्स में बी अटैच टू बोन और मे वर्क अलोन लाइक अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में क्या होता है, मसल्स जो है वो खाली काम करती हैं, क्योंकि अर्थवॉर्म जो केचुआ होता है उसमें कोई हड्डी तो होती नहीं है, तो वहाँ पर जो मसल्स होती हैं ना वो अकेले ही काम करती हैं। या फिर मसल्स जो हैं वो बोन के साथ ज्वाइन होकर, जिसे हम टेंडन बोलते हैं, वहाँ पर जो है वो मूवमेंट कराती हैं। तो इतना मसल्स के बारे में अभी आपको याद रखना है। ये हमको मूवमेंट देती हैं। 2 मसल्स की ज़रूरत होती है बोन का मूवमेंट कराने के लिए। मसल्स जो होती हैं या तो वो बोन के साथ जुड़ी हुई होंगी, अटैच होंगी, या फिर वो सिंगल भी कार्य करती हैं, जैसे अर्थवॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर बात हुई है कि कार्टिलेज क्या होता है, उपास्थि क्या होता है, ये और हम देखते हैं। देखिए, ये बहुत ही अच्छे से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आप कभी अपने अभी के अभी आप अपने कान को छूकर देखिए, तो कान को कान के ऊपरी हिस्से को देखिए, जैसे इस बच्चे ने करा है इस तरह वाला ऊपरी हिस्सा, इसे छूकर देखिए। ये आपको थोड़ा सा लगेगा तो बोन जैसा, लेकिन ये बोन जैसा है नहीं। इसको आप हिला सकते हैं इधर उधर, ऊपर नीचे। ये थोड़ा सा हार्ड है, पर इतना हार्ड नहीं है जितनी आपकी बोन होती है। तो ये क्या है, ये भी तो एक हमारा बॉडी का पार्ट है। और ये क्या कहलाता है, ये हमारा कार्टिलेज कहलाते हैं। ये हमारी नाक की हड्डियों में हमको देखने को मिलता है। ये देखिए जो कान है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये कान जो आपको दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है कान का, ये पूरा कार्टिलेज ही है। यहाँ पर ये बोन जितना कठोर तो नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक थोड़ा हार्ड होता है। इसको हम हिला पाते हैं, मोड़ पाते हैं, और यही आपका कार्टिलेज है। पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट इज नॉट हार्ड एज बोन एंड कैन बी बैंड इज कॉल्ड कार्टिलेज। हड्डियाँ जितना कठोर तो ये नहीं होता, लेकिन हम इसको मोड़ सकते हैं, और यही आपका क्या कहलाता है, उपास्थि कार्टिलेज कहलाता है। दे आर फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द ईयर। जो ईयर का अपर पार्ट होता है उसमें हमको कार्टिलेज देखने को मिलता है। द टिप ऑफ द नोज, जो नोज की टिप होती है, आप जो नोज है, दोनों जो नोज के होल होते हैं उसके बीच में जो टिप है उसको छू कर देखिए, तो वो भी क्या है, वहाँ पर उसको भी इस तरह से आप ऊपर नीचे हिला सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड भी लगेगा आपको। तो असल में वो बोन तो है नहीं, लेकिन वो क्या है, वो आपका कार्टिलेज है। और साथ में हमको ये देखने को मिलता है द टिप ऑफ द लॉन्ग बोन। जितनी भी लॉन्ग बोन की जो टिप होती हैं उनमें भी हमको कार्टिलेज जो है वो देखने को मिलता है। तो कार्टिलेज के बारे में याद रखेंगे, ये बोन की तरह हार्ड तो नहीं होता, लेकिन ये बैंड होता है, ये मुड़ सकता है। तो ये आपको देखने को मिलता है हमको ईयर में। ईयर वाला अगर ऊपर वाला याद रखेंगे, ऊपर वाला ईयर जो है बचपन में टीचर जो है वो मोड़ती थी, तो असल में वो किस चीज़ को मोड़ रही हैं, वो कार्टिलेज को मोड़ रही हैं। किसको मोड़ रही हैं, वो उपास्थि को मोड़ रही हैं, और वही आपका कार्टिलेज होता है। अपर पार्ट ऑफ ईयर, टिप ऑफ नोज। ठीक है, तो ये सारा एनसीईआरटी में ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया गया कि मसल्स क्या है, स्कल क्या है, बैकबोन क्या है, कार्टिलेज क्या है, और किस किस तरह के जॉइंट जो हैं वो ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात हुई है एनसीईआरटी में कि एनिमल में किस तरह का मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। तो चलिए अब थोड़ा सा एनिमल के बारे में समझते हैं। देखिए, इस एनसीईआरटी में लास्ट में बताया गया है कि गेट्स ऑफ एनिमल क्या होता है। तो सबसे पहले इसी को समझते हैं क्या होता है ये। द डिफरेंट पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ एनिमल ड्यू टू द डिफरेंट इन देयर स्केलेटन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द गेट्स ऑफ एनिमल। अगर पूछ लिया जाए गेट्स ऑफ एनिमल क्या है, बॉडी का मूवमेंट का जो पैटर्न है एनिमल में, आपने देखा होगा कुछ खिसक के चलते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं, कुछ जंप करते हैं। तो ये जो इनका अलग अलग पैटर्न है मूवमेंट का एनिमल का, ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर स्केलेटन स्ट्रक्चर, क्योंकि उनका जो कंकाल है, स्ट्रक्चर है, उसका जो फ्रेमवर्क है वो डिफरेंट है उनका अलग अलग, और वही क्या कहलाता है, आपका गेट्स ऑफ एनिमल कहलाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, केंचुए की, अर्थवॉर्म की। द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग ज्वाइन एंड टू एंड। जो मैनी रिंग्स होते हैं वो इस तरह से कुछ ज्वाइंट होते हैं एंड टू एंड, जो केंचुए का पूरा एक स्ट्रक्चर क्या कर देते हैं, बना देते हैं। एंड अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन। अर्थवॉर्म के बारे में आपने देखा ही होगा, वो बहुत ही चिकना चिकना सा होता है, तो वो उसमें कोई बोन नहीं होती, उसमें कोई हड्डी नहीं होती। इट हैज़ अ मसल्स, उसमें मसल्स होती हैं, पेशी होती हैं, विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। वही उसको मदद करती हैं उसकी बॉडी को फैलाने में और उसकी बॉडी को छोटा करने में। जैसे डायग्राम में आप देख भी सकते हैं, ये यहाँ पर अर्थवॉर्म यहाँ पर दिया है। देखिए रिंग लाइक जो है, इस तरह से रिंग रिंग जो है एंड टू एंड वो कनेक्टेड होते हैं, और ये पूरा एक अर्थवॉर्म बना देते हैं।
हैं और इसमें कोई बोन नहीं होती, इसमें मसल्स होती हैं। द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग ज्वाइंट एंड टू एंड। द अर्थवॉर्म, ये पीछे हमने देख लिया है, उसमें कोई बोन नहीं होती है, उसमें मसल होती है जो उसको एक्सटेंड करने में और शॉर्टन करने में उसकी बॉडी को मदद करते हैं। ड्यूरिंग मूवमेंट के समय क्या होता है, देखिए यहाँ पर समझेंगे। अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट, ये अपने फ्रंट पार्ट को पहले एक्सटेंड करेगा, बड़ा करेगा, और पीछे वाला जो पार्ट है उसको फिक्स रहने देगा। फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड, ये जो पिछला हिस्सा है इसको फिक्स रखेगा ग्राउंड में और आगे वाले हिस्से को खिसकाएगा। फिर क्या करेगा उसके बाद ये, फिर ये जो आगे वाला हिस्सा है उसको फिक्स करेगा और पीछे वाले हिस्से को खिसकाएगा। तो कुछ इस तरह से ये मूवमेंट कर सकता है। एग्जाम में पूछ लेगा, कैसे पूछेगा, टेल द एनिमल which first extend the front part of the body keeping the rear portion fixed to the ground, then it fix the front end and release the rear end। बताइए कौन है, तो वहाँ पर आप आंसर करेंगे क्या, अर्थवॉर्म। कुछ इस तरह की मूवमेंट अर्थवॉर्म में होती है कि पहले अगले हिस्से को एक्सटेंड करेगा, पीछे का हिस्सा फिक्स कर लेगा, फिर क्या करेगा, ये हिस्सा फिक्स कर लेगा और पीछे का हिस्सा जो है वो हल्का कर लेगा। कुछ इस तरह से ये अपनी मूवमेंट करता है। इसके बाद बताया गया है, अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल। एक एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, ऐसी एग्जाम में आपसे पूछ लेगा, विच एनिमल हैज़ टाइनी ब्रिस्टल इनसाइड इट्स बॉडी, तो वहाँ पर भी आप आंसर क्या करेंगे, अर्थवॉर्म ही करेंगे। तो याद रखेंगे, अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल, और ये टाइनी ब्रिस्टल क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर को ही टाइनी ब्रिस्टल बोलते हैं, जो प्रोजेक्ट आउट करते हैं, जो बाहर की तरफ को निकलते हैं इसकी बॉडी के अंदर ही। द ब्रिस्टल आर कनेक्टेड विद द मसल्स, और ये जो ब्रिस्टल होते हैं ये इसकी मसल से, जो पेशी होती है उनसे कनेक्ट होते हैं। द ब्रिस्टल हेल्प टू गेट द गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, ये भी पूछा जा सकता है, गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड किसकी वजह से होती है, जो इसकी बॉडी के अंदर टाइनी ब्रिस्टल्स होती हैं उन्हीं की वजह से इसको ग्रिप मिलती है। तो ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, ये याद करने वाले पॉइंट हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये पूरा अर्थवॉर्म के बारे में बताया गया है। इसके बाद देखते हैं, एनसीईआरटी में बात हुई है स्नेल की, जिसे हम घेंगा बोलते हैं, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत और बताया, लेकिन वो सब आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, द स्नेल मूव विद द हेल्प ऑफ देयर मस्कुलर फ्लैट फुट, पेशीय पाद की सहायता से कौन मूवमेंट करता है, तो सीधा सा आंसर आपका वहाँ पर हो जाएगा स्नेल। इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में एक ही क्वेश्चन बनेगा स्नेल से रिलेटेड, और वो यही बनेगा, कौन अपने मस्कुलर फ्लैट फुट से मूवमेंट करता है, तो मस्कुलर फ्लैट फुट से मूवमेंट करता है कौन, स्नेल करता है, पेशीय पाद की सहायता से मूवमेंट। फिर बात करेंगे कॉकरोच की। कॉकरोच के बारे में क्या बताया है एनसीईआरटी में, द बॉडी एंड द लेग ऑफ कॉकरोचेज हैव हार्ड कवरिंग फॉर्मिंग एन आउटर स्केलेटन, इसकी बॉडी में जो है बाहर की तरफ हार्ड कवरिंग होती है, जो उसका एक आउटर स्केलेटन जो है वो वहाँ पर बनाती है। द मसल्स ऑफ द ब्रेस्ट कनेक्टेड विद द 3 पेयर ऑफ लेग, मतलब यहाँ पर क्या होते हैं, 6 लेग होते हैं इसके, तो उनको क्या बोल दिया, 3 पेयर ऑफ लेग एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स, मतलब 4 विंग्स होंगे, तो पेयर में बोलेंगे 2 पेयर ऑफ विंग्स, हेल्प द कॉकरोच टू वॉक, फ्लाई, और या फिर आपका क्लाइंब करने में। तो एक बात आप ये याद रखेंगे, कॉकरोच क्या होता है, वो वॉक भी कर सकता है, क्लाइंब भी कर सकता है, एज वेल एज फ्लाई भी कर सकता है इन द एयर। ये बात एनसीईआरटी में बताई है, तो एग्जाम में पूछ ले, विच एनिमल कैन वॉक, क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर, तो आप वहाँ पर आंसर करेंगे क्या, कॉकरोच में। और कभी पूछ ले आपसे, द मसल्स ऑफ द ब्रेस्ट कनेक्टेड विद द 3 पेयर ऑफ लेग एंड 2 पेयर ऑफ विंग, बताइए किस में होती है इस तरह का स्ट्रक्चर, तो वो आप वहाँ पर भी आंसर क्या करेंगे, कॉकरोच ही करेंगे। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको कॉकरोच के बारे में याद रखनी है। उसके बाद बर्ड के बारे में बताया गया है कि बर्ड किस तरह से मूवमेंट करती हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड लाइट बोन्स वर्क टुगेदर टू हेल्प द बर्ड फ्लाई, तो सीधा सा पूछेगा किसमें स्ट्रॉन्ग मसल्स और लाइट बोन्स होती हैं, तो वो आपकी बर्ड में होती हैं। वो इन्हीं स्ट्रॉन्ग मसल्स और हल्की बोन्स की वजह से जब ये एक साथ कार्य करती हैं, इसी की वजह से जो बर्ड है वो जो है हवा में फ्लाई कर पाती है। दे फ्लाई बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स, आपको पता है ये विंग्स को, अपने पंख को फ्लैप करते हैं
और उसी की सहायता से वो फ्लाई कर पाते हैं। सम बर्ड्स लाइक डक एंड स्वान आल्सो स्विम इन द वाटर, ये भी एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा है, तो एग्जाम में पूछ सकता है नेम सम बर्ड दैट कैन स्विम इन द वाटर। तो आपको याद रखना है एनसीईआरटी में बताया है डक और जो स्वान होती हैं वो आपके स्विम कर सकती हैं वाटर में, और वो बर्ड की कैटेगरी में ही आती हैं। तो इतना आपको सिर्फ बर्ड के बारे में याद रखना है अभी फ़िलहाल के लिए। फिर बात हुई है किसकी, फ़िश की। फ़िश जो है वो स्विम करती है बाय फॉर्मिंग लूप ऑल्टरनेटली ऑन टू साइड ऑफ द बॉडी, कुछ इस तरह से लूप बनाते हुए ये मूवमेंट करती है आपकी फ़िश। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में विलय बनाकर जल में तैरती है। तो सीधा सा क्वेश्चन बनेगा, शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में विलय बनाकर कौन चलता है, तो वो मछली चलती है, किसमें, पानी में। फिश स्विम बाय फॉर्मिंग लूप ऑल्टरनेटली ऑन टू साइड ऑफ द बॉडी। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, पूरा आप अच्छे से लिख लीजिएगा और इनको याद रखिएगा, ठीक है। द हेड एंड द टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर, जो फिश का हेड वाला हिस्सा होता है और जो टेल वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा स्मॉलर होता है, और जो बीच वाला मिडिल पोर्शन होता है वो इसका टेप होता है दोनों एंड की तरफ से। और इसी शेप को हम क्या बोलते हैं, धारा रेखीय शेप जो है वो अपनी बोलते हैं। तो ये फ़िश के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो हेड और टेल होता है फ़िश का वो स्मॉल होता है, और मिडिल पोर्शन जो होता है वो इसका टेप्ड होता है दोनों एंड की तरफ से, और इसी की वजह से क्या होता है, ये पानी को इधर उधर कर पाती हैं इस स्ट्रक्चर की वजह से ही। और इसे ही हम इस शेप वाले स्ट्रक्चर को, जिसमें हेड और टेल क्या होंगे, स्मॉलर होंगे, और मिडिल पोर्शन जो है वो दोनों तरफ से इस तरह से टेपर की फॉर्म में होगा, और ये आपका क्या कहलाता है, यही स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाता है, धारा रेखीय स्ट्रक्चर जो है वो आपका कहलाता है। देखिए इसके बाद लास्ट में बात हुई है एनसीईआरटी में स्नेक्स के बारे में, सांपों के बारे में। स्नेक्स हैव लॉन्ग बैकबोन, इनमें जो बैकबोन होती है वो इनकी कैसी होती है, लॉन्ग होती है, लंबा मेरुदंड होता है। दे हैव मैनी थिन मसल्स, इनमें बहुत ही क्षीण और असंख्य जो हैं वो आपकी पेशियां देखने को मिलती हैं। मसल जो होती हैं वो इनमें थिन होती हैं और बहुत ही असंख्य होती हैं। अनलिमिटेड मसल जो हैं वो हमको देखने को इनमें मिलती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अदर, एक मसल दूसरी मसल से दूर हो सकती है लेकिन फिर भी क्या होती हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो कुछ इस तरह से स्नेक्स के बारे में एनसीईआरटी में बताए, सारे पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। लॉन्ग बैकबोन होती है, थिन मसल्स होती हैं, असंख्य मसल होती हैं, अनलिमिटेड मसल्स देखने को मिलेंगी, और जो मसल्स होती हैं वो दूर भले ही होती हैं लेकिन वो आपस में क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। दे ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, रिब्स और स्किन, ये जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो इंटरकनेक्ट करती हैं बैकबोन को भी, रिब्स को भी और स्किन को भी, ठीक है। द स्नेक बॉडी कर्व इनटू मैनी लूप्स, ये तो आपको पता ही होगा, जो सांप का शरीर होता है वो अनेक वलय में मुड़ा होता है, अनेक लूप्स जो है वो उसमें वहाँ पर वो फॉर्म करता है। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव इट्स अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर बताया कि जो सर्प होता है, जो सांप होता है, उसका जो प्रत्येक लूप होता है, वलय होता है, उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है, अनेक लूप बनाता है, और जो प्रत्येक लूप है, जो एक एक लूप है, वो आगे की ओर इसको धक्का देते हैं, और इसी वजह से क्या होता है, जो सांप होता है वो बहुत तेज़ी से गति कर पाता है आगे की ओर, और वो इस तरह से बढ़ जाता है। और याद रखेंगे जो सांप होता है वो सरल रेखा में, स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, वो लूप बनाकर जो है वहाँ पर चलता है। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक मैनी लूप्स एंड ईच लूप गिव इट द पुश, हर जो लूप इसकी बॉडी में जो है वो अनेक लूप होते हैं, और हर एक लूप जो है, यही बात इंग्लिश में लिखी है, हर एक लूप जो है वो इसे आगे को पुश करता है, और उसी की वजह से ये बहुत ही फॉरवर्ड तरीके से, बहुत ही फास्ट तरीके से ये मूव कर पाता है। और ये याद रखना है कि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है। तो ये सारा स्नेक के बारे में बताया गया है, और यही पूरा चैप्टर है जो हमारा ख़त्म होता है। इतना सब कुछ आपको ये चैप्टर में बताया गया है, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये मैंने आपको अच्छे से अब कवर अप करा दिया है, और मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए सबसे पहले हम सीटेट 2020 का क्वेश्चन देखते हैं जो आपका इस चैप्टर से बना था। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा अब आपके लिए। देखिए यहाँ पर हमको मैचिंग करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। देखिए शरीर का जो सिकुड़न और शिथिलन होता है, ये तो आपने पहले भी पढ़ा है चैप्टर में। ये कौन कराती हैं, ये हमारी मसल्स कराती हैं। जैसे आपने पढ़ाई था, इन्हीं की वजह से जो खाना होता है वो नीचे सरक पाता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो
कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन, ये जो हमें सिकुड़ना और शिथिलन देखने को मिलता है, ये हमें मसल्स की वजह से मिलता है। हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म द स्केलेटन, ये तो बहुत ही आसान है, बोन्स होती हैं। कठोर संरचना जो कंकाल को बनाती हैं वो हमारी अस्थि होती हैं, वो हमारी बोन्स होती हैं। अभी हमने पढ़ा था पार्ट ऑफ स्केलेटन विच कैन बैंड, वो हमारा कार्टिलेज होता है, वो हमारा उपास्थि हो जाएगा, कंकाल का वह भाग जिसे झुकाया जा सकता है, जैसे कान का ऊपरी हिस्सा था। ज्वाइंट द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ एनक्लोजर, हमने पढ़ा था जो बैक बोन होती है और आगे वाली जो चेस्ट बोन होती है उनको वो 12 रिब्स जो हैं ज्वाइन करते हैं और एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका रिब केज बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैचिंग करनी थी कि फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ हो जाएगा, सी का आपका क्या हो जाना है, फर्स्ट हो जाना है, और डी का आपका क्या हो जाना है, थर्ड हो जाना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। तो अभी मुझे लगता है करने में इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। कार्टिलेज के बारे में फिर से पूछा जा सकता है तो ध्यान रखेंगे। फिर एक क्वेश्चन बना था सीटेट 2011 में, द थंब ऑफ द ह्यूमन मूव मोर फ्रीली देन अदर फिंगर ड्यू टू द रिप्रेजेंट्स ऑफ, मैंने बताया था थंब के केस में अगर आ जाए तो आप कौन सा ज्वाइंट बताएंगे, वहाँ पर आप सीधा सा ज्वाइंट बताने वाले हैं, वहाँ पर सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट के बारे में मैंने बताया था घोड़े की तरह जो होता है, तो इस तरह का मूवमेंट जो होता है वो अदर फिंगर की बजाय थंब में ज़्यादा होता है। वो किसकी वजह से होता है, वो सैडल ज्वाइंट की वजह से होता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में बना है, द ज्वाइंट बिटवीन हेड एंड द अपर जो, मैंने बताया था हेड और अपर जो के जो ज्वाइंट होते हैं वो कौन सा होता है, वो आपका फिक्स ज्वाइंट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में बना है, आइडेंटिफाई द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फीचर लिस्टेड बिलो, तो जो एनिमल के मैंने फीचर आपको बताए हैं वो बिल्कुल अच्छे से लिख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए एनसीईआरटी में बना भी है, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु की पहचान करनी है। लॉन्ग बैकबोन किसके बारे में बताई थी, स्नेक के बारे में। मैनी मसल्स, ठीक है, बॉडी कर्व इनटू मैनी लूप फॉर मूविंग फॉरवर्ड, तो सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका स्नेक। कोई भी दिक्कत नहीं होनी है, तो आप सारा पढ़ लीजिएगा। अर्थवॉर्म के बारे में, स्नेल के बारे में क्या बताया था, मस्कुलर फ्लैट फुट जो मूवमेंट होता है वो हमको स्नेल में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो इसका आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी है, सर्प स्नेक यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसकी लॉन्ग बैकबोन होती है, मैनी मसल्स होती हैं। तो इस तरह से आपसे कथन में इस तरह से पूछ सकता है, क्योंकि इस तरह का ये क्वेश्चन जो है सीटेट के प्रीवियस ईयर का ही है जो आपका एग्जाम में बना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो इस चैप्टर से रिलेट करते हुए बने आपके एग्जाम में, और मुझे लगता है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी पूरी अच्छे से। देखिए मैम आपके लिए बहुत मेहनत करती हैं, वीडियो को लाइक करें, जितने लोगों को भी आप जानते हैं प्लीज़ उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।